Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now we will discuss about MCPS पेपर जो अभी 18 फैब को हुआ था 2020 को। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोस्ट हिस्टेक्टमी यूरिन आउटपुट पेशेंट का नील है, बीपी भी ठीक है, पल्स भी ठीक है, मीन्स कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, क्योंकि वाइटल्स मेंटेन कर रही है। पल्स ज़्यादा होती है अगर अंदर कोई ब्लीडिंग होती, या इवन सेप्सिस में भी ज़्यादा होती है, कम होती, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होता है? नील आउटपुट है हालांकि, तो फिर किंकिंग ही होगी ना, ऑब्वियसली। ठीक हो गया इंडिकेशन। अच्छा, आगे क्वेश्चन कर लें कि एक पेशेंट को सी ए ब्रेस्ट है, 38 ईयर ओल्ड फीमेल है, शी शुड हैव मेमोग्राफी। अब इसको मेमोग्राफी जो है वो कब होनी चाहिए? तो क्वेश्चन थोड़ा आउट पटांग सा है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो आई विल रिक्वेस्ट देम कि इसको कंप्लीट करें। होएवर, अगर सी ए ब्रेस्ट है तो मेमोग्राफी की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी डायग्नोज है, तो लाइकली सस्पिशन ऑफ सी ए ब्रेस्ट होगा या कोई ब्रेस्ट मैस होगा। ठीक है, तो हमने मेमोग्राफी करनी कब होती है? इंडिकेशन ऑफ मेमोग्राफी होता है कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो, एज 50 ईयर्स एंड ओवर हो ना स्क्रीनिंग के लिए, या एज 35 हो, और हाई रिस्क हो फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। कौन सी होती हैं हाई रिस्क? बरका टू, जिनमें इवन बरका वन भी, बट बरका टू जो है ज़्यादा होता है। तो वो पॉजिटिव वो फैमिली में, या टू फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स इन्वॉल्व हों। ठीक है, वुमेन हु हैव वन और मोर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के साथ हो, ये भी इंडिकेशंस हैं। या हिस्टोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स हो प्रीवियस सर्जरी पे, जैसे एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया आ जाए। तो ये वो सिचुएशंस हैं कि आपने मेमोग्राफी करनी है। मेमोग्राफी यूरी जो है वी प्रेफर फॉर रिलेटिवली ओल्डर वुमेन। ठीक है, क्योंकि उनमें फ़ैट नहीं होती। फ़ैट ना हो तो मेमोग्राफी के रिजल्ट्स बड़े अच्छे होते हैं, बट इवन देन एट एनी एज जो मेमोग्राफी है वो बेहतर है ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड से। लेकिन एज ए फर्स्ट इनिशियल टेस्ट हम यंग एज में करवाते अल्ट्रासाउंड ही है ब्रेस्ट का। ठीक है, इफ़ वी नो कि समथिंग सस्पिशियस देन वी विल गो फॉर मेमोग्राफी। और इनिशियल टेस्ट जो होता है ओल्ड एज पे, वो मेमोग्राफी ही होता है। तो ये एक इनिशियल टेस्ट याद कर लें, और एक बेस्ट टेस्ट एट एनी एज मेमोग्राफी है। ठीक है, तो मेक दिस क्वेश्चन लाइक दैट कि कब किस सिचुएशन में हमें मेमोग्राफी करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री में करनी चाहिए, जो हमने इंडिकेशंस देखी हैं उससे तो बेहतर है ईयरली, 6 मंथली, 5 ईयरली। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ब्रेस्ट सी ए का मैच है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी ना, दैट वाज ऑलरेडी डायग्नोस्ड। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था। अच्छा, पेशेंट है पैरा टू, केम फॉर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, रुबेला नेगेटिव है, तो कब कंसीव करना चाहिए उसको? ठीक है, उसको अभी वैक्सीनेट कर दें, या फर्स्ट टाइमेस्टर में वैक्सीनेट करें, या उसको वैक्सीनेट ही ना करें? अभी तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की नहीं आई है ना, तो अभी उसको वैक्सीनेट करना है हमें। और अगर वो पूछें कि कब कंसीव करें, तो फिर आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि लाइव वैक्सीन है। 27 वीक्स पे इडियोपैथिक पोली है, हाउ विल यू मैनेज? ठीक है, क्या करना है इडियोपैथिक पोली में? स्टीराइड एंड डिलीवरी है 34 वीक्स, रिकरेंट एमनियोसेंटिसिस, कंट्रोल्ड एआरएम एंड डिलीवरी। तो इन सब में बेहतर जो है वो सी है, कंट्रोल्ड एआरएम करनी है, और टर्म तक लेके जाना है, क्योंकि इडियोपैथिक है, कोई काज नहीं है। इडियोपैथिक पॉलीहाइड्रोमनियाज मोस्टली माइल्ड ही होती हैं। जो मॉडरेट एंड सेवियर पॉलीहाइड्रोमनियाज होते हैं वो इडियोपैथिक नहीं होते, उनमें कोई ना कोई रीज़न होती है। ठीक है, ये एक एल्गोरिथम है अनएक्सप्लेन्ड पोली का, इसको भी देख लें। माइल्ड पोली कहते हैं जब AFI 25 से 29.9 तक हो। ठीक है, मॉडरेट तब कहते हैं जब 30 से 34.9 तक हो। इनमें सीरियल ग्रोथ स्कैन करवाने हैं, और TVS फॉर सर्वाइकल लेंथ करवा लें। नो बेनिफिट फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर फॉर आइसोलेटेड अनएक्सप्लेन्ड पोलीहाइड्रोमनियाज, इंडक्शन ऑफ लेबर ओनली फॉर मैटरनल और फिटल इंडिकेशन। और मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ द लेबर, वॉच फॉर शोल्डर डिस्टोशिया एंड पोस्टमार्टम हैमरेज, क्योंकि पोली में यूट्रस जो होती है वो डिस्टेंडेड होती है। ठीक है, और फिर आपने पैदाइश के बाद मे बी एनॉमली स्कैन पे तो लाइकली हो ही जाता है, नॉर्मल होगा तो अनएक्सप्लेन्ड बोला है ना, लेकिन फिर भी जो अप्रॉक्सीमेटली 10% तक एनॉमलीज हैं वो पिक नहीं भी होती अच्छे से अच्छे एनॉमली स्कैन पे। तो फिर भी बच्चे को पैदाइश के बाद देखें, पेटेंसी चेक करें अपर GI ट्रैक्ट की विद NG ट्यूब। ठीक है, ये एल्गोरिथम जो है ये किसी स्टैंडर्ड बुक से नहीं है। ये जो होते हैं ना टुडे ओब्स एंड गाइनी,
जो रीसेंट एडवांसेस चल रही होती हैं ये वहाँ से है। तो इसको आपने जस्ट फॉर अपनी क्लिनिकल अप्रोच के लिए यूज़ करना है, ठीक है। रेफरेंस आपकी कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग यू पीपल आइडिया। लेकिन ये जो रेंज है माइल्ड मॉडरेट सवेयर की, ये ठीक है। सवेयर हम 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स उसको कहते हैं, ठीक है। या फिर जो पॉकेट है ए की वो मोर देन 15 आ रही हो सेंटीमीटर। अच्छा, परसिस्टेंट वर्सनिंग एंड फीटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं तो आपने तो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर देना है, ठीक है। अगर इसमें आप सवेयर मैंने आपको बोला है ना, वो अनएक्सप्लेंड होता ही नहीं है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चे की प्रॉब्लम है तो उसको रेफ़र कर दें। बच्चे वाला जो यूनिट होता है, इफ़ मैटरनल डिस्कम्फर्ट है या प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आपने माँ को सबसे पहले उसकी ब्रीदिंग को ईज़ करना है और आपने थेराप्यूटिक एमनियोसेंटेसिस करनी है, ठीक है। ये है अनएक्सप्लेन्ड पोली का एल्गोरिथम। इट विल मेक यूर क्लिनिकल अप्रोच बेटर। अच्छा, दूसरा है ये तो रैश का आ गया। हाँ, यहाँ चलते हैं। पोली अगर अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट हो जाए तो आपने कैसे उसको लेके चलना है। पहले बच्चे को डिटेल नाम स्कैन कराएं, उसका जो है IUGR भी देखें, मैक्रोसोमिया भी देखें। बेसिकली पोली जो होता है वो एक्सप्लेन हो तो डायबिटीज़ की रीज़न होती है कॉमन, तो मैक्रोसोमिया भी होगा। स्टोमिक देखें, उसका मूवमेंट चेक कर लें, ठीक है। अगर आपको लगता है बच्चे में प्रॉब्लम है तो रेफ़र कर दें, बात ख़त्म होगी, ठीक है। अब इस साइड पे आ जाएं, ठीक है। इसमें मैटरनल इन्वेस्टिगेशन करवा लें। सबसे पहले रैंडम ब्लड शुगर, OGDT, HbA1c, टोक्सोप्लाज्मोसिस, फिर इन्फेक्शन करवा लें, फिर हाई ड्रॉप्स की तरफ भी आ जाएं। जो रीज़न आए उसके मुताबिक एड्रेस कर लें, ठीक है। और रेफ़र कर दें अगेन फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास। गॉट इट। फिर आ जाएं तीसरी तरफ, ठीक है। उसमें जो है लाइक कोई काज ही नहीं मिली हमें, हमने हर चीज़ रूल आउट कर ली, तो हमने कंसीडर करना है स्टेरॉइड्स दे दें टाइम पे, क्योंकि पिटम लेबर हो सकती है। और इनको सर्वाइकल लेंथ देख लें। फॉर अगेन पिटम लेबर के लिए सबसे अच्छा टूल जो है वो सर्वाइकल लेंथ है, और उसके बाद होता है फीटल फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। तो कौंसल कर दें प्रीटम लेबर के लिए, अनस्टेबल लाई के लिए, कार्ड के लिए, PPH के लिए और इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरवेंशन के लिए। मैनेजमेंट करें प्रेगनेंसी की एज पर द फीटल एंड मैटरनल एबनॉर्मलिटी। और अनएक्सप्लेन्ड पोली जो वो कह रहे हैं कि आपने ये वाला एल्गोरिथम फॉलो करना है, ठीक है। तो ये दोनों एल्गोरिथम जो हैं आपने अपने लॉन्ग केस में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से, ओके। अच्छा, 27-year-old इडियोपैथिक पोली था, हाउ विल यू मैनेज। तो इसमें क्या होना चाहिए, कंट्रोल ARM एंड डिलीवरी एटम, स्टीराइड और 34 वाला रिकरेंट एमनियोसेंटेसिस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि एडियोपैथिक और कोई लिखा नहीं हुआ कि माँ को सिम्टम्स हैं। पोस्ट ऑप वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला डायग्नोज कैसे होता है, इनिशियल टेस्ट पे हो जाता है, ठीक है। VBF जो होते हैं मिथाइलिन ब्लू टेस्ट उनके लिए आइडियल है। अगर उस पर नहीं होता ना फिर आप सिस्टोस्कोपी करा लें। सिस्टोस्कोपी पे भी रेफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि बेहतर है, फिर आपके पास चॉइस नहीं है तो सिस्टोस्कोपी जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उसमें बेहतर है। VBF के लिए मतलब ब्लैडर के फिस्टुलास के लिए डायरेक्ट अंडर विजन देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे फिस्टुलास होते हैं वो समटाइम मिस भी हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो होते भी एसिम्टोमेटिक। अगर वो इतने ही छोटे हैं तो दे विल बी एसिम्टोमेटिक। पेनलेस अल्सर है और डीप अंडरमाइंड बेस प्रेजेंट ओवर लेबिया मेजोरा माइनोरा, पेनलेस आ जाए ना और ये अंडरमाइंड एजेस आ जाएं, इट इज़ ओनली सिफिलिस, ठीक है। और सिफिलिस में क्या होता है, शंकर मिलेगा, हर्पीस और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम तो नहीं मिलेगी। और हर्पीस और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम के तो जो होते हैं वो तो बड़े पेनफुल होते हैं। पेशेंट केम आफ्टर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी फॉर फर्टिलिटी, सवेयर पेन है और ग्रीनिश कलर्ड की वोमिटिंग है। अब ये ग्रीन कलर की वोमिटिंग तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सवेयर पेन हो सकता है लेप्रोस्कोपी के बाद, लेकिन वो रेफर्ड पेन होता है, वाइटल्स मेंटेन करती है पेशेंट। वजन 24 आवर ही आती है, ER में ही आती है, क्योंकि गैस की वजह से फ्रीनिक नर्व जो होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। बट ये ग्रीन कलर की वॉमिटिंग तो आपको समझ आ गई ना, बावल के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, जब आप हमें लगता है बावल सस्पिशन है हम तो एंड पे करा देते हैं ना, IV फ्लूइड्स पे रखते हैं, NG डाल देते हैं, तो बी ऑप्शन बेहतर है, C से A से D से, ठीक है। आपने लेप्रोटमी तो लाइकली करनी है, लेकिन फ़िलहाल आपने उसको NPO कराना है, IV फ्लूइड देखना है,
उसका इरेक्ट पोस्चर में एक्सरे कराना है, मल्टी डिसेबिलिटी में इन्वॉल्व करनी है, प्रॉपर मैनेज करना है, और फिर आपने जाना है लेप्रोटमी की तरफ। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी नेक्स्ट। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीपीएच कौन सी होती है? ऑब्वियसली एटोनी होती है। पेशेंट केम फॉर इंटरमसलर ब्लीडिंग एंड पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। ऑन स्पेकुलम एग्जामिनेशन देयर इज अ मास इन द अपर वन थर्ड ऑफ द विजाइना विच इज ब्लीड टू टच। ठीक है, तो ये क्या होगा? अब सर्विक्स पे ही मैस है ना, तो ये सर्विक्स है। पर एमसीपीएस वो जो कॉम्प्लेक्स किस्म की ऑन्कोलॉजिकल मैनेजमेंट होती है ना, वो नहीं आती। फॉर एमसीपीएस दे विल जस्ट कीप यू स्टेज को डायग्नोज करें और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट बता दें और सर्वाइवल रेट बता दें। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी इज लाइटली इजियर फॉर एमसीपीएस बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एफसीपीएस। तो एफसीपीएस वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो ये पेपर सुन रहे हैं, उन्होंने थोड़ा डीप पढ़ना है ऑन्कोलॉजी। और एमसीपीएस वाले जो हैं, सिर्फ स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, सर्वाइवल रेट और रिस्क फैक्टर्स ही कर लें, दैट इज़ सफिशेंट। और वो मेरी जो ऑन्कोलॉजी का समरी बुक है वो मोर देन सफिशेंट। Question number 10. Patient with history of miscarriage 4 months ago is now pale and complained of hemoptysis and distended abdomen. There are bilateral crabs in lung. What is the diagnosis? ठीक है, क्या होगा ये? खुद सोचें। ये एंडोमेट्रियल ये भी नहीं है, सेप्टिसीमिया भी नहीं है, पीआईडी भी नहीं है, और लाइकली अगर हम देखें ना प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज 4 मंथ्स अगो, तो इट्स नॉट टीबी एट ऑल। जो मोलर प्रेगनेंसीज होती हैं वो कैसे प्रेजेंट करती हैं? लंग में बैठ जाएगा, ठीक है, और एब्डामन डिस्टेंडेड होगा। कोरियोकार्सिनोमा में एब्डामन डिस्टेंडेड होगा, मैस एब्डामन के साथ आते हैं। ठीक है, और क्रैप्स भी हो सकते हैं क्योंकि लंग इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो ये मोलर प्रेगनेंसी या कोरियोकार्सिनोमा की तरफ जा रहा है स्नैरियो। तो आप जेस्टेशन ट्रोफोप्लास्टिक डिजीजेज चूज़ करें। तो ए बी सी डी कुछ भी ठीक नहीं है, ये ऑप्शन ई है। ठीक है, ये अगर आपको ना ऑप्शन मिले लेट्स सपोज, तो फिर इसी में से चलो गुजारा करने वाली बात है, तो फिर चलो फिर थोड़ा बी बेहतर है। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल विद फाउल स्मेलिंग पीवी डिस्चार्ज। अब फाउल स्मेलिंग पीवी डिस्चार्ज जो है ना, टिपिकल सी ए सर्विक्स के साथ जाता है। ये जो है वो एट्रोफिक जेनाइटिस या ओवरी या इवन सी एंडोमेट्रियम के साथ भी नहीं है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, ये क्लासिकल फीचर हैं सी ए सर्विक्स के। ठीक है, और उसके बाद सी एंडोमेट्रियम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, आपने इसमें ये सी ओवरी सी ए सर्विक्स चूज़ करना है, इट्स नॉट एट्रोफिक वेजिनाइटिस। ठीक है, मतलब एट्रोफिक वेजिनाइटिस में भी पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो सकती है, बट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज नहीं मिलता। तो ठीक करें। पेशेंट एट 8 वीक्स जेस्टेशन, पीवी ब्लीडिंग स्लाइटली विद यूट्राइन टेंडरनेस, सर्विक्स क्लोज्ड ऑन एग्जामिनेशन। तो इस पे क्या करना है? अब एक टॉपिक है, टीवीएस के बगैर नहीं बता सकते। थ्रेटन्ड है, टेंडरनेस देख के बताया जा सकता है। ओस चूंकि क्लोज है तो हम थ्रेटन्ड बोल सकते हैं। कंप्लीट मिसकैरेज में तो ओस क्लोज होगी, ठीक है, और टेंडरनेस में सब चीज़ें गायब हो चुकी होंगी। तो ऑप्शन ए बी सी में तो आप कह सकते हैं कि थ्रेटन्ड मिसकैरेज है। और यूट्राइन टेंडरनेस है ना, अगर एडिनेक्सल टेंडरनेस होती ना तो फिर आपने एक टॉपिक चूज़ करना था। गॉट इट? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूट्राइन टेंडरनेस एंड एडिनेक्सल टेंडरनेस। समटाइम वो आपको बस क्लिनिकली चेक करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं देते। कि जैसे आप बगैर किसी चीज़ के बैठे हुए ओपीडी में, और ऐसा ही पेशेंट आया अर्ली प्रेगनेंसी में, अगर पेन है, ब्लीडिंग है, एडिनेक्सल टेंडरनेस है, तो सबसे पहला डायग्नोसिस एक टॉपिक ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर एक टॉपिक नहीं है तो फिर आप बिल्कुल सेफ डॉक्टर नहीं हो। तो अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन में जो ये प्रेजेंटेशन है एडिनेक्सल टेंडरनेस की, इस पे आपने इसको एक टॉपिक ही देखना है। रूल ऑफ थंब यही है, अंटिल प्रूव अदरवाइज। फिर एक और भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है अर्ली प्रेगनेंसी में, तो वो एक टॉपिक ही है। दो क्वेश्चन हो गए, बल्कि तीन हो गए हैं। ठीक है, आगे है ऑन पेशेंट टेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी नो केम विद 7 वीक्स जेस्टेशनल सैक विदाउट फिटल पोल। तो क्या करना है? रिपीट स्कैन करवा लेना। ठीक है, इसमें 13 पे ये बेहतर है। बाकी अगर हम देखें कि CRL कितना हो, 7 जो है CRL दिया हुआ हो,
और जेस्टेशनल सैक दी हुई हो, तो जेस्टेशनल सैक 25 से ज़्यादा हो तो हम उसको मिस्ड मिसकैरेज लेबल करते हैं। ठीक है। ठीक है, इधर देखें अर्ली प्रेगनेंसी में RCOG की 2011 गाइडलाइन कहती है कि मिस कैरेज आपने लेबल तब करना है जब CRL मोर देन 7 mm हो, और और जेस्टेशनल सैक जो है मोर देन 25 mm हो। इस पर आप कह सकते हैं कि ये मिस कैरेज है। इससे पहले जो है ना आपने उसका रिपीट स्कैन ही कराना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, एज स्पर्मिया इन 2 कंसेक्टिव टेस्ट 1 month अपार्ट, तो आपने क्या करना है। ठीक है, अब जो एजोस्पर्मिया है ना, ये है सवेयर एबनॉर्मलिटी। माइल्ड एबनॉर्मलिटीज़ को आपने 3 months के बाद रिपीट करवाना होता है ना, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस या पार्टनर सीमेन एनालिसिस। लेकिन अगर सवेयर एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो आप फ़ौरन भी करा सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं कि रिपीट करा लें, FSH है, टेस्टोस्टेरोन है, या रेफर टू यूरोलॉजिस्ट। रिपीट तो आपने कराना ही है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने बता दिया 2 कंसेक्टिव हैं तो रिपीट नहीं कराना। आप सेकंड स्टेप पे जाएं, इसको रेफर कर दें यूरोलॉजिस्ट के पास। ऑप्शन डी। ठीक है। आपने ना स्टेप वाइज ही चल रहा है। जो 99% क्वेश्चन होते हैं दे आर स्टेप वाइज। ठीक है, 1% ऐसे होते हैं दे डोंट आस्क यू फॉर स्टेप वाइज। वो कहते हैं बस हमें एक ही दम से बेस्ट ही बता दो, हमें बस गोल्ड स्टैंडर्ड ही बता दो। ठीक है। तो वन पेशेंट इज नॉट श्योर ऑफ LMP, प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव, बिट SHG 1000, माइल्ड PV ब्लीडिंग के साथ आया है, HCG 300 है। तो डायग्नोसिस क्या बना है इसका ना। ठीक है, तो माइल्ड PV ब्लीडिंग है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट था। अब 1000 से कम ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। एक टॉपिक में ज़्यादा होता है, लेकिन यूजली क्या होता है कि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो 66% से ज़्यादा हो रहा होता है। कुछ नॉर्मल प्रेगनेंसीज में रेंज है 66 और 50 की। ठीक है, तो एटलीस्ट 66 से कम हो रहा है, बट ज़्यादा तो मतलब 66 से ज़्यादा राइज नहीं हो रहा, कम राइज हो रहा है, बट राइज हो रहा है। ट्रेंड जो होता है वो राइज होना होता है एक टॉपिक में। जो कम हो रहा है ना, वो होता है मिस कैरेज के लिए। ठीक है, यहाँ कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, तो ये मिस कैरेज है। 26 year old पेशेंट नली पैरा सबमिकोजल फाइब्राइड 4 cm है, तो ट्रीटमेंट क्या करनी है। ठीक है, इसमें आपने सेरोस्कोपिक गाइडेड मायोमेक्टमी करनी है, क्योंकि वी नो दैट 5 cm तक आप कर सकते हो सेरोस्कोपिक गाइडेड मायोमेक्टमी। ठीक है। अब आपने फाइब्राइड के ना ग्रेड्स पढ़ने हैं। 0 होता है, एक 1 होता है, ये 2 होता है। 0 से 2 तक के ना ये तीनों ग्रेड्स, ये आप सेरोस्कोपिक गाइडेड कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक बड़ी ब्यूटीफुल सी पिक्चर है, फाइब्राइड रिलेटेड सारे मसले मसाइल हल कर देगी आपके। ये आप देख लें, 0, 1 और 2। 0 होते हैं जो बिल्कुल ही पेडंकुलेटेड होते हैं इंट्रा इंट्रा एंडोमेट्रियम की कैविटी में, इनको आप आराम से हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड पोलिपेक्टमी कर सकते हो। 0 जो होते हैं के बाद जो 1 होता है वो <50% इंटरमीडिएट होता है। इसका मतलब ये कि ज़्यादा जो है ना कैविटी में है, वो भी आराम से निकाल सकते हो। अब ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये वाला, ये है मोर देन 50% इंट्राम्यूरल। तो इसको निकालने से पहले GnRH देते हैं, लेकिन ये भी निकल आता है सेरोस्कोपिक गाइडेड। ठीक है, तो 0, 1, 2 टाइप्स जो हैं, जो रिसेंट टाइप्स हैं एंडोमेट्रियम की, सॉरी फाइब्राइड की, इनको आप निकाल सकते हो, विजाइनली अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बल्कि दे सेड के 3 को भी किया जा सकता है, बट कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं। बट आपने MCQs के लिए 0, 1 और 2 को ही रखना है। अब इनकी ना परसेंटेज भी देख लो लगे हाथों। सबसिरोजल इनकी परसेंटेज क्या होती है, ज़्यादातर होते हैं पर 70% जो होते हैं ना वो इंट्राम्यूरल ही होते हैं, मतलब मायोमेट्रियम वाले होते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो 20% तक सबसिरोजल होते हैं, और जो सबमिकोजल होते हैं वो कम ही होते हैं, 5-10% तक होते हैं। ठीक है, और सबमिकोजल फाइब्राइड्स को अगर पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सिर्फ HMB है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है और इनफर्टिलिटी नहीं है, तो आप मारीना रख सकते हो 3 cm तक के सबमिकोजल फाइब्राइड में। ठीक है, आप उसमें GnRH दे सकते हो, मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। स्टेप वाइज जो भी मेडिकल मैनेजमेंट है ना, इसकी मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अगर इनफर्टिलिटी के साथ पेशेंट आए ना, तो ये सब में कोसल फाइब्राइड हैं, ये पोलिप हैं, ये अपने निकालने ही निकालने, नो मेडिकल मैनेजमेंट एट ऑल। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है आपने। ठीक है, तो 4 cm का फाइब्राइड है तो क्या करना है, सेरोस्कोपिक गाइडेड निकाल सकते हैं। ठीक है, पोस्ट मेनोपाजल पेशेंट 10 cm यूनिलोकुलर सिस्ट है, सॉलिड कंपोनेंट्स है, तो ट्रीटमेंट क्या है। अब एज देखें इसकी, 10 cm।
मेरा यूट्यूब पे ना पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट की ना मैनेजमेंट पे एक 4-5 मिनट की ना वीडियो लेक्चर है, तो वो ज़रूर सुने 17 क्वेश्चन के साथ। फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसमें जो है वो ज़रूर BSO करनी है। ठीक है, तो अगर प्री मेनोपॉजल पेशेंट में BSO कर रहे हैं तो उसमें वो कहते हैं कि कैन विल यू डू हिस्टेक्टमी और नॉट, तो कर देना बेहतर है, क्योंकि BSO करके आपने अर्ली जो ये प्री मेनोपॉजल या यंग पेशेंट्स होती हैं उनमें HRT देनी है। HRT देनी है तो यूट्रस की मौजूद होने की वजह से चॉइसेस लिमिटेड हो जाती है ना, एंडोमेट्रियल सी का रिस्क होता है। ठीक है, और हिस्टेक्टमी करने से एंड सर्वाइकल सी का रिस्क भी ख़त्म हो जाता है काफ़ी हद तक। तो BSO के साथ हिस्टेक्टमी अगर BSO ही करनी है तो हिस्टेक्टमी करने के जो एडिशनल फ़ायदे हैं वो ये हैं कि रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल सी भी और रिस्क ऑफ सर्वाइकल सी दोनों ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आगे है 18, पेशेंट हैविंग प्रीवियस मैक्रोसोमिक बेबीज़, अब 20 वीक्स पे आ गई है, पोली भी है और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, OJDD भी ख़राब आ गया है। ठीक है, ये पोस्ट और प्री लेवल्स भी इतने ख़राब आए हुए हैं, तो क्या करना है इसका। अब इसको शार्टनेस ऑफ ब्रेथ और लेवल्स कितने गंदे हैं, अब आपका दिल चाह रहा होगा नहीं लेवल्स कंट्रोल करें, फिर पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए अप्रोच, सिम्टम फ्री। तो एमनी रिडक्शन करनी है, उसकी ब्रीदिंग को ईजी करना है, और शुगर कंट्रोल तो हो जाएगा। इट विल टेक इवन 7 डेज 2 वीक्स, तो तब तक तो हमने वेट नहीं करना कि बाद में एमनी रिडक्शन करें। क्या ख्याल है, एमनी रिडक्शन पहले बनती है ना, यहीं से वो आपको जज करते हैं। अब जो स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल कर रहा है वो कर तो वो ठीक ही रहा है, लेकिन आपको ट्राई करना नहीं आता, यू विल नॉट हैव एनी क्रेडिट। जो एमनी रिडक्शन चूज़ करेगा वो सेफ डॉक्टर है, उसको ट्राई आती है करनी। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ CPSP एग्ज़ाम एंड अदर एग्ज़ाम्स, जो भी ACOG MRCOG के एग्ज़ाम्स हैं। दे कैन नॉट जज यू क्लिनिकली, बट CPSP जो है आपको क्लिनिकली जज करता है, आपके रिटर्न में भी, आपके टॉक्स में भी, और आपके वाइवा में भी। तो इट्स अ रिलेटिवली a difficult exam to pass. Question number 19. 38-year-old lady, breast examination done, protocol according to oncology society, क्या होना चाहिए, फिर आ गया। ठीक है, इसमें आपने इसमें वैसे 38 पे तो कोई रिस्क नहीं है तो नहीं करते, लेकिन गिवन ऑप्शंस में एनुअली फिर भी सेंसिबल ऑप्शन है। पेशेंट टेकिंग एंटीथायराइड, द मोस्ट कॉमन अफेक्ट इन फिटस क्या होता है। अब एंटीथायराइड से देने से बच्चा तो हाइपोथायराइड हो जाएगा ना, क्योंकि ये दिख रहा प्लेसेंटा, कोई भी ऐसी दुनिया में अभी तक एंटीथायराइड नहीं है जो प्लेसेंटा क्रॉस ना करती हो, सारी करती हैं, कोई कम करती है कोई ज़्यादा करती है, PTU कम करती है, इसलिए हम उसको कहते हैं फीटस फ्रेंडली है। पेरिनेटल मॉर्टल मॉर्बिडिटी को देखते हैं तो PTU को चूज़ करते हैं। ठीक है, पर कराती हैं ये फिटल क्वाइटर जो इनके सबके कॉमन इफेक्ट्स हैं। ए ऑप्शन, 7 days old बेबी गेटिंग साइनोज्ड ऑन क्राइंग। अब 7 दिन तक जो बच्चा जो है कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है, उसको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, उसको ASD है, या उसको VSD है। तो ASD VSD तो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है ही नहीं, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा भी नहीं है, PDA में मिक्सिंग होती है ब्लड की। ठीक है, दैट्स वाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि PDA में ऐसा हो सकता है। सी ऑप्शन लुक्स बेटर अमंग A, B एंड D। ठीक है, ठीक है, तो PDA यूजली तो एसाइनोटिक में ही आता है, स्मॉल PDA से कोई मसला नहीं होता, बट जो लार्ज PDOs होते हैं उनमें साइनोसिस हो सकता है। ठीक है, स्किन का होगा, सेंट्रल कम ही होगा। बाकी जो है PDA के अपने मसले मसाइल हैं कि उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, यूजली इसको क्लोज हो जाना चाहिए। क्लोज नहीं होता तो उसकी रीज़न होती है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो थे वो इसकी रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसको भी देख लें, ये हार्ट फेलियर करता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन करता है। और ये एक टेबल देख लें, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के लिए बोल जाती है, तो निमोनिक है 5 T's। ठीक है, एक ट्रंकस आर्टरियोसिस में होगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में होगा, ट्राइकस्पुड एट्रीजिया में होगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में होगा, और टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वेन्स। ये 5 T's हैं, आपने याद रखना, ये साइनोटिक लिगेंस करते हैं। ठीक है, और PDA बेसिकली कॉमनली देखा जाए तो ये एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कोई साइनोटिक था ही नहीं इन पांचों में से, तो PDA समवेयर सम टाइम अगर बड़ा सारा है, छोटा नहीं है, तो स्किन की जो है साइनोसिस करा सकता है। और MCQ में भी 7वें दिन पे जाके हुआ है, साइनोटिक हार्ट डिजीज 7वें दिन तक वेट नहीं करती, वो तो
सोन आफ्टर बर्थ ही बच्चा साइनोसिस होता है, तो फिर भी पीडीए वहाँ ठीक है। ठीक है। और शंट का भी पूछ लेते हैं किस साइड का होता है। देखें, जो भी ब्लड आएगा ना शंट करके लेफ्ट में, तो राइट से जो लेफ्ट वाले ही होंगे ना, वही कराएंगे साइनोसिस। लेफ्ट से अगर राइट में जा रहा है तो वो तो पहले ही डीऑक्सीनेटेड था, तो वो नहीं कराता। इसीलिए एएसडी वीएसडी जो होते हैं वो एसाइनोटिक होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। आगे है 22। 38-year-old pregnant lady came with labor pain 2 centimeter dilated है, प्राइमरी जेनिटल हर्पीज है 7 days बैक। तो इसका मैनेजमेंट प्लान क्या होगा? अब 38 पे प्राइमरी हर्पीज को डिलीवर करने की तो ऑप्शन नहीं है ना, मीन्स 39 पे इलेक्टिव सेक्शन करना है, बनता तो इलेक्टिव सेक्शन ही है, बट 38 पे तो नहीं करना है ना। अभी तो उसको प्राइमरी हर्पीज हुई हुई है, तो आपने उसको जो है ए साइक्लोवीर देना है। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन 7 days है, तो अब ए साइक्लोवीर का फ़ायदा होगा नहीं, 24 आवर में होगा ना, तो बेहतर है फिर आप सेक्शन ही करें। अदरवाइज अगर विद इन 24 आए तो 4 आवर हो तो हम देते हैं ना ये साइक्लोवीर। तो अब बी भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है, डी भी ठीक नहीं है, तो लेस लाइकली है, बट ए बेहतर है, क्योंकि 38 पे ना सही, 39 पे सही। तो मैनेजमेंट प्लान हम बना सकते हैं कि इसका होना सेक्शन ही चाहिए, तो ए लाइकली बेटर है। अगर ये होती विद इन 24 आवर में, तो फिर आपने सी ही चूज़ करना था, ए साइक्लोवियर ही चूज़ करना था। ठीक है। समटाइम होता है कि ओरल देना है साइक्लोवियर या आईवी देना है। अगर जो है सवेयर हर्पीज होती है तो हम आईवी देते हैं, अदरवाइज ओरल ही होती है। ठीक हो गया। तो की ठीक है, ए सेक्शन कर दें इसका। 23 की जो की है वो है ए। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने? एम्बिगुअस जेनिटेलिया है, क्लाइटोरल एनलार्जमेंट है, लेबिया फ्यूज्ड है, हाइपोनेट्रीमिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, वेस्ट बॉडी है। इनिशियल फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट क्या है? आपने इसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर एम्बिगुअस जेनिटेलिया के लिए डेफिनेटिव टेस्ट कराना है तो फिर वो कैरोटाइपिंग होगा। डिपेंड करता है पूछ क्या रहे हैं। और स्टीराइड पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो भी मेरा यूट्यूब पे है अवेलेबल, आप उसको देख लें। उसमें लिखा हुआ है कि अ, 3 तरह के होते हैं ये लियंस ना। तो अगर 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी और विरलाइजेशन के सिम्टम्स होंगे। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट को हाइपर टेंशन होगी और विरलाइजेशन के सिम्टम होंगे। तो अगर हाइपरटेंशन है और साथ में विरलाइजेशन है, मींस ब्रेस्ट सॉरी क्लाइटोरल इनलार्जमेंट है, ठीक है, एटिपिकल जेनिटेलिया है, तो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है। हाइपोटेंशन के साथ सेम पिक्चर है तो 21 हाइड्रोक्सिलेज है। ठीक है, लेकिन कोई विरलाइजेशन कोई नहीं है, बस पेशेंट को जो है वो हाइपरटेंशन है, तो फिर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है। इनमें से एक तो आना ही आना, 21 हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। इनको याद कर लें प्लीज़, और इनकी मैनिफेस्टेशन भी याद कर लें कि किस में हाइपरटेंशन है, किस में हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन तो एक ही में है ना, 21 में। ठीक है। और एक मिनट, 21 में ही है ना हाइपोटेंशन, बाकी दोनों में तो हाइपरटेंशन है। ठीक है। लेकिन जो रियलाइजेशन है वो 21 और 11 में है। ठीक है। और सिर्फ एक ही है 17 जिसमें रियलाइजेशन नहीं है। गॉट इट? बस इससे ज़्यादा स्टीराइड पाथवे आपने याद नहीं करना। तो 24 में जो की है बुक की वो बी है, और क्वेश्चन है कि क्रॉनिक पीआईडी है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू डायग्नोज। ठीक है, लेप्रोस्कोपी है, अल्ट्रासाउंड या एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बेहतर है। ठीक है, एग्जामिनेशन भी इनकम्प्लीट है, मतलब क्लिनिकल असेसमेंट बेहतर होता है क्रॉनिक पीआईडी में। एक तो रिस्क फैक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है, दूसरा आपको पेश क्रॉनिक पेल्विक पेन की मिल जाएगा। जब आप पीवी करे बायमैनुअल करेंगे तो फ्रोजन पेल्विस मिल जाएगी, सर्विसाइटिस नज़र आ सकता है। क्रॉनिक में लाइकली डिस्चार्ज ना भी हो, बट आपको टेंडरनेस मिल सकती है। तो एग्जामिनेशन जो है वो बेहतर है लेप्रोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड से क्रॉनिक पीआईडी के लिए। ठीक है। और अगर अक्यूट पीआईडी है ना, उसके लिए भी एग्जामिनेशन बेहतर है, क्योंकि जो इजेंशियल फीचर्स है ना, उसमें कहीं भी लेप्रोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड का जिक्र नहीं है। एजेंशियल फीचर्स 3 ही हैं,
पीआईडी के वही एडेनेक्सल टेंडरनेस, बायलैटरल, या एब्डोमिनल टेंडरनेस मतलब लोअर एब्डोमिनल पेन टेंडरनेस, या तीसरा सर्वाइकल एक्साइटेशन। अब ये तीनों इसेंशियल फीचर्स हैं, इसकी बेस पे यू कैन से कि ये क्या है, पीआईडी है, अक्यूट पीआईडी है। ठीक है, डिस्चार्ज इसेंशियल नहीं है, एक मैं बात बता दूँ आपको। तो एग्जामिनेशन ही है बेहतर पीआईडी के लिए। प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच कार्डियक डिजीज आइज एंड मैंगर। ठीक है, हर 3 में से एक जो है उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। और बाकी वो एओर्टिक स्टेनोसिस का पूछते हैं, उसमें हर 100 में से एक की मोर्टेलिटी है। ठीक है, एमएस का पूछते हैं, उसमें से हर 1000 में से एक की मोर्टेलिटी होती है। पेशेंट विद हाइपरटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया, आप देख लें, हाइपरटेंशन है और क्या है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया। अब हमने तो कहा था कि 21 में होगा, 21 हाइड्रोक्सिलेज में हाइपोटेंशन होगी, एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा। ठीक है, बट 11 में क्या था, 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में उसमें हाइपरटेंशन भी थी और एम्बिगुअस जेनिटेलिया भी था। ठीक है, और 17 में तो एम्बिगुअस जेनिटेलिया था ही नहीं, सिर्फ हाइपरटेंशन थी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं एमसीपीएस में इस पे, बल्कि 3 आए हुए हैं। कैरियोटाइप एक्स वाई, फिनोटिपिकली फीमेल। अब फिनोटिपिकली फीमेल का मतलब है जीनोटिपिकली मेल है। ठीक है, मतलब वो बता भी रहे हैं एक्स वाई है, तो क्या है ये, कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी। ठीक है, अच्छा 28 में ग्रेविडा 2 पैरा 1, हर चाइल्डहुड एक्सपोज टू हिज फ्रेंड इन स्कूल हैविंग चिकन पॉक्स, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर रिगार्डिंग दिस डिजीज। तो नहीं, आपने जो है ना, अगर माँ प्रेग्नेंट है और बच्चे को लग गया तो माँ को भी लग सकता है, एक्सपोजर की हिस्ट्री है, आपने माँ के टाइटर चेक कराने हैं। यू कैन नॉट रीश्योर हर। ठीक है, तो आपने उसकी एंटीबॉडीज़ करानी है, एंटीबॉडीज़ अगर नेगेटिव आ जाए, माँ अगर प्रेग्नेंट है तो फिर आपने उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं। ठीक है, इसको ठीक कर लें। 29 में पेशेंट टेकिंग साइक्लिकल एचआरटी फॉर पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स, नो कंप्लेन ऑफ ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, तो क्या करना है, स्टॉप कर दें, पीओपीज दे दें, सम्स दे दें, एसएचआर दे दें। देखिए पहले तो वो सिर्फ ये पूछते थे कि रीज़न क्या, हम कहते थे पुअर कंप्लाइंस है। ठीक है, बट यहाँ उन्होंने हमें कहा है कि वो साइक्लिकल एचआरटी ले रही है। ठीक है, और ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो गई है, तो इसके लिए क्या करना है, हमारी की है कि हम उसको पीओपीज दे देंगे। ठीक है, स्टॉप इट फॉर 3 मंथ्स भी नहीं कर सकते, सम्स और ऐसा था कि तो तुक्की नहीं बनती। पीओपी देने से जो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है वो उसकी ट्रीटमेंट है। जो भी पेशेंट आती है एक्यूट ब्लीडिंग के साथ, आप हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन देके स्टॉप कराते हो, उसको कराते हो ना, तो वो यही पूछ रहे हैं। 30 क्वेश्चन है, पेशेंट हैविंग पोस्ट मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस एंड डिप्रेशन, तो ट्रीटमेंट क्या करनी है इसकी। यहाँ सर्म से और ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है, वैसे भी ओस्टियोपोरोसिस के लिए देते हैं। ठीक है, सर्म्स का ब्रांड नेम क्या है, इविस्टा। समटाइम्स सर्म्स नहीं लिखते, इविस्टा लिख देते हैं, आप आपको समझ नहीं आती इविस्टा क्या है। अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट से तो एटलीस्ट डिप्रेशन की ट्रीटमेंट तो होगी ना। हार्ट फ्लशिश के लिए आपने क्या देना है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इट्स अप टू यू, अब आपने आउटवे करना है कि डिप्रेशन ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक है या ये हार्ट फ्लशिश क्या ख़तरनाक है। तो आउटवे करें तो डिप्रेशन ख़तरनाक है। डिप्रेशन जो है ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ है जो अनप्रडिक्टेबल है। ठीक है, शी कैन हार्म हर सेल्फ, शी कैन हार्म एनी बॉडी। तो ट्राई एज करें, पहले एंटी डिप्रेसेंट दें, वैजोमेटर सिम्टम जो हैं उसको बाद में ट्रीट कर लें। बट बेहतर ऑप्शन ये होती है कि जब दोनों चॉइसेस होती हैं, बट अब वो नहीं है तो बी ऑप्शन बेहतर है, एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक हो गया, बाकी फिर हम नेक्स्ट पार्ट बी में कर लेते हैं।